हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 11 केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज हम कैसे ऑक्टेट रूल क्या होता है कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में कि किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो 3 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, जिसमें से हमने पहला बॉन्ड बताया आपको फर्स्ट बॉन्ड में कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उसके एग्जाम्पल भी हमने बताया है। उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी बात हो चुकी है। आज हम लोग देखेंगे ऑक्टेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन क्या है, और फिर उसके बाद बात करेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कैसे हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके क्या रूल्स हो सकते हैं, उन सब के ऊपर आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और पहले जान लेते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। अब ऑक्टेट रूल की बात करें तो ऑक्टेट का मतलब ही 8 हो गया, ठीक है। ऑक्ट का मतलब होता है 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन करना ही क्या होगा, ऑक्टेट रूल होगा। तो आप कह सकते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ अटेनिंग एट इलेक्ट्रॉन in outermost cell of atom, ठीक है। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना ही क्या कहलाएगा, ऑक्टेट कहलाएगा। तो यही ऑक्टेट रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑक्टेट रूल हो गया, द प्रिंसिपल ऑफ अटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, ठीक। तो कोई भी एलिमेंट होगा वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। 8 इलेक्ट्रॉन ही क्यों करना चाहेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में 6 इनर्ट गैसेज हैं जिनको हम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन के नाम से जानते हैं। इसमें से हीलियम को छोड़ के जितने भी इनर्ट गैसेज हैं उनके वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और दूसरे एलिमेंट उन्हीं की तरह बनने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये है ऑक्टेट रूल। अब इस ऑक्टेट रूल का कुछ लिमिटेशन है, ये ऑक्टेट रूल हर जगह अप्लीकेबल नहीं होता, ये फेल कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिमिटेशन इसका जान लेते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन अगर देखा जाए तो आप जब पीरियड में सिलिकॉन के बाद वाले जो एलिमेंट हैं, ठीक है, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अप्लाइड टू नॉन मेटल आफ्टर सिलिकॉन, नॉट अप्लाइड आफ्टर सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद जो नॉन मेटल आते हैं उन पे ये ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं होता। तो ये उसका एक लिमिटेशन है। उसके बाद सेकेंड लिमिटेशन की बात करें तो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें सेंट्रल मेटल एटम के पास या सेंट्रल एटम के पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे PF5, ठीक है, सेंट्रल एटम फास्फोरस है। अब ये सेंट्रल एटम फास्फोरस के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होना ये बता रहा है कि यहाँ पे ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं होता है। वैसे ही SF6 में भी ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं होता है, और PCl5 में भी ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं होता है। अब SF6 और PCl5 के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे सल्फ़र है तो सल्फ़र के बाद ये 6 फ्लोरीन एटम है यहाँ पे, ठीक है, 6 फ्लोरीन एटम है। अब ये सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर 16 है तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब फ्लोरीन के पास 9 एटॉमिक नंबर है तो इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इसको अभी 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा ऐसे, ठीक है। तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 8 हो गया, यहाँ से बॉन्ड बना के 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया सल्फर से, और उसी तरह ये फ्लोरीन भी यहाँ से बॉन्ड बना के 1 इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया। अब सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, इनको दिया है तो इनसे वो शेयर करके 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड
इन 2 फ्लोरीन एटम के साथ बन जाएगा। बाकी के जो फ्लोरीन एटम है वो कैसे सल्फर से अटैच होंगे, तो इनको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होता तो यहाँ पे क्या बनता, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका था तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता था यहाँ पे, लेकिन ऐसा कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रहा है। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि जो सेंट्रल एटम है वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है और इनको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये हाफ ऐसे इस तरह का बॉन्ड बनाएंगे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन की तरफ ऐसे इनके पास जा रहा है। तो इस तरह से ये 1 इलेक्ट्रॉन को जाता हुआ दिखाया जाएगा हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये इनको ऐसे इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके पास बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, एक इधर से 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी सल्फर के पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और ये एक्सप्लेनेशन जो है सल्फर के बॉन्ड का SF6 में, ये एक साइंटिस्ट थे सगडेन, उन्होंने दिया था। उसी तरह PCl5 के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए भी सगडेन ने ही बताया था कि क्लोरीन एटम जो 5 लगे हुए होंगे PCl5 में, वो इसमें से 2 क्लोरीन एटम ऐसे बॉन्ड बना लेंगे, फास्फोरस के पास 5 होता है और ये 3, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो सिंगल बॉन्ड बना लेगा फास्फोरस के साथ। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 इससे 6, 7 और 8 ऐसे मिल गया। बाकी जो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, अब क्लोरीन को चाहिए तो क्लोरीन इसके साथ ऐसे हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह का बनाएगा, और ये भी सगडेन ने ही एक्सप्लेन किया था। तो ये कुछ लिमिटेड मॉलिक्यूल के ऊपर उन्होंने अपना रूल लगाया था, लेकिन ये रूल आगे के मॉलिक्यूल में जो और भी ऐसा जहाँ पे एक्सेप्शन इस तरह के दिख रहा था वहाँ पे ये रूल वर्क नहीं कर पाया। तो इस तरह ये केवल कुछ ही मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई हुआ। तो आपको यहाँ ये जानना है कि जो सेंट्रल एटम है वो सेंट्रल एटम में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और ऐसा होना ये बता रहा है कि यहाँ पे इन कंपाउंड में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड लिमिटेशन अगर देखा जाए तो थर्ड लिमिटेशन है जैसे ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिन कंपाउंड में, उनमें भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं किया जाता है। जैसे NO की बात करें, ठीक है, NO2 की बात करें, इन सब में क्या है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब कैसे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखेंगे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11। उसी तरह इसमें भी। तो ऐसे ही ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन मॉलिक्यूल में रहेगा उन मॉलिक्यूल में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है। उनके एग्जाम्पल है NO, NO2। फोर्थ, अब सेंट्रल एटम जो है वो नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन, यानी सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता है, ठीक है। 8 से कम ही इलेक्ट्रॉन रह जाता है। ऐसे भी मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं जिनमें सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल इनका देखा जाए तो BeCl2 है, BCl2 है, BCl3, उसी तरह यहाँ पे BF3 और यहाँ AlCl3, ठीक है। ये सब ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उससे कम रहता है। ये ऐसे mॉलिक्यूल है जिनके सेंट्रल एटम में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इनमें मोर सेंट्रल एटम है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन कंपाउंड में सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इन कंपाउंड में सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा नहीं, उससे कम रहता है। जैसे अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर। अब 4 का कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, वो 2 और 2 में ब्रेक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और बाकी 2 क्लोरीन एटम है इसके पास, क्लोरीन के पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह इधर तो ये एक 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, और उसी तरह ये क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना 8 कर लेगा। अब बचा बेरिलियम के पास, इनको 1 दिया है तो इनसे 1 1 लेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास,
5 6 7। अब आप देखिए ये क्लोरीन दोनों तो स्टेबल हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए। अब बेरिलियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया था तो 1 1 लेगा। आप देख रहे हैं बेरिलियम के पास इस सर्किल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 ही इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के पास आ रहा है। यानी सेंट्रल एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, जो 8 से कम है। तो इस तरह कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये सभी कंपाउंड ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट अगर लिमिटेशन देखा जाए तो जैसे इनर्ट गैसेज हैं, शुरू में इनर्ट गैसेज का कंपाउंड हमें देखने को नहीं मिलता था, लेकिन बाद में देखा गया कि इनर्ट गैसेज भी कुछ कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग जेनॉन के कुछ कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं, XeF, यहाँ F रहेगा, XeF4, XeF6, ठीक है। तो ये जेनॉन के जो कंपाउंड बन रहे हैं ये भी बता रहे हैं कि इनमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है, क्योंकि ऑक्टेट रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन करना। और ये कहा जाता है कि जो इनर्ट गैसेस है उनका आउटर मोस्ट सेल सैचुरेटेड होता है, यानी आउटर मोस्ट सेल कम्प्लीटली फील्ड है। तो जब कम्प्लीटली फील्ड है तो वो फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर या यानी वो बॉन्ड किसी के साथ नहीं बनाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें ये कंपाउंड बनते हुए दिखे हैं नेचर में, यानी नेचर में ये कंपाउंड पाए गए हैं। और जब पाए गए हैं तो इसका मतलब इनके बीच में भी कोई ना कोई बॉन्डिंग होगा, जो हम ऑक्टेट रूल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस वजह से ये ऑक्टेट रूल इन कंपाउंड पे फेल हो जाता है। तो इस तरह से ये ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन था। और अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसके क्या रूल्स हो सकते हैं। तो उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे। लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हमें ये ध्यान रखना है कि इसका ये जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से ऑक्टेट रूल पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। जब भी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कोई भी एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक नंबर होगा उससे कन्फिग्रेशन कर लीजिएगा, और फिर उसके आउटर मोस्ट सेल में, जिसको वैलेंस सेल भी कहा जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें वही इलेक्ट्रॉन हम इस स्ट्रक्चर को बनाने में यूज़ करते हैं। तो इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है इस स्ट्रक्चर को बनाने में। और ये स्ट्रक्चर जो है ऑक्टेट रूल पे बेस्ड है, ठीक, ऑक्टेट रूल पे बेस्ड है ये स्ट्रक्चर। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें सेंट्रल एटम जो है उसको कैसे सेलेक्ट किया जाता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो रूल फॉर सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, किसको सेंट्रल एटम हम बनाएंगे, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो देखिए इसका ये रूल है कि जो एटम लिस्ट नंबर में हो, कंपाउंड अगर कुछ दिया है, जैसे मान लीजिए इसमें H2SO4 दिया है, तो H2SO4 में सबसे कम किसका नंबर है, सल्फ़र का। सल्फ़र सिंगल है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे। तो सल्फ़र यहाँ पे लिस्ट नंबर में है, तो इस तरह यहाँ सल्फ़र क्या बन सकता है, सेंट्रल एटम बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रूल क्या है सेलेक्ट करने का सेंट्रल एटम को, तो वो लिस्ट नंबर में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा और क्या हो सकता है, एक तो ये लिस्ट नंबर अगर दिख गया तो उसको हम मान लेते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा ना हो तो और क्या देख के हम बता सकते हैं कि ये सेंट्रल एटम है हमारा, तो उसके लिए हमें और लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए, यानी उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होना चाहिए सेंट्रल एटम बनने वाले एटम की। और क्या हो सकता है उसमें, तो ये लार्जर इन साइज उसका बड़ा होना चाहिए, ठीक है। या इसमें और भी है, यानी जैसे इसको कह सकते हैं आप कि हाई एटॉमिक नंबर, यानी लार्जर इन साइज का मतलब एटॉमिक नंबर से है
तो हाई एटॉमिक नंबर उसका होना चाहिए जिसको आप सेंट्रल एटम बनाने जा रहे हैं। तो ये सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करने के कुछ क्राइटेरिया हैं, इनको आपको फॉलो करना होगा, ठीक। उसके बाद हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ये नेवर बी सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, सेंट्रल एटम कौन हो सकता है? तो सेंट्रल एटम के रूप में ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब सेंट्रल एटम हो सकते हैं। तो इनको आप सेंट्रल एटम बनाइएगा अगर दिख जाएं तो। उसके बाद नेक्स्ट, ये तो रूल्स के अंदर आ गया कि सेंट्रल एटम कैसे सेलेक्ट किया जाएगा। अब अगर इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि ऑक्टेट, यानी जब आप डॉट स्ट्रक्चर बना रहे होंगे तो सबसे पहले जो कॉर्नर के एटम होंगे, सेंट्रल एटम को छोड़ के जो अगल बगल के एटम होंगे उसके अराउंड में, उनको कॉर्नर एटम कहा जाता है। और कॉर्नर एटम की सबसे पहले आप ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन आपके पास रहेगा। तो ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीट। ठीक, यानी कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए पहले। उसके बाद नेक्स्ट रूल है, सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम के पास 8 या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। सेंट्रल एटम ट्राइज टू remain in maximum covalency। ठीक है, सेंट्रल एटम मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहने का प्रयास करता है, ट्राई करता है। अब वो कोवैलेंसी, जैसे फास्फोरस की कोवैलेंसी 5 होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, तो वही इसका कोवैलेंसी है, यानी मैक्सिमम कोवैलेंसी फास्फोरस की क्या होगी? 5 होगी। उसी तरह सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होगी, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, दैट इज वैलेंसी कोवैलेंसी हियर, ओके। एंड नेक्स्ट, कार्बन के पास 4 होगा और ऑक्सीजन के पास 2 होगा, क्लोरीन के पास 7 होगा। तो ये कोवैलेंसी है। अब यही प्रिंसिपल है, इन्हीं रूल के बेसिस पे हमें क्या करना है, यहाँ डॉट स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करना है। तो चलिए इसके कुछ फार्मूला देख के और फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। अगर हम इसके फार्मूला की बात करें तो फार्मूला होगा टोटल इलेक्ट्रॉन। अब इस टोटल इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक सिंबल दे दे रहे हैं हम Q से, ठीक है। Q चार्ज होता है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन एक ही चीज़ है, इस वजह से यहाँ Q सिंबल हम दे दे रहे हैं। अब ये हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, यानी निगेटिव चार्ज जितना भी रहेगा उसके ऊपर उसको प्लस कर देना है और पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसको माइनस कर देना है। इस तरह आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पता हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे यहाँ पे, अगर उसमें निगेटिव चार्ज दिया है तो निगेटिव चार्ज को कॉर्नर एटम पे रखा जाता है और पॉजिटिव चार्ज को सेंट्रल एटम पे रखा जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान देंगे, निगेटिव चार्ज एट कॉर्नर एटम एंड पॉजिटिव चार्ज एट सेंट्रल एटम, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर मान लीजिए H3O+, ये हाइड्रोनियम आयन है। अब हाइड्रोनियम आयन का आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर पूछा जाता है तो किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले तो इसमें हम टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। एक चीज़ और छूट रहा है यहाँ पे, जैसे अगर मान लीजिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है, नंबर ऑफ
बॉन्ड, ये फार्मूला होता है ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसी तरह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन में से हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। अब हाइड्रोजन के वैलेंस, अब सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल एटम कौन सा है यहाँ पे, ऑक्सीजन है। सिंगल एटम जिसका लिस्ट नंबर में हो तो ऑक्सीजन ही सिंगल है, हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम बनेगा नहीं, अभी हमने बताया आपको। तो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब उसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम लगे हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 है और हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये आ गया। फिर उसके बाद प्लस चार्ज को क्या करना है, यहाँ पे माइनस चार्ज तो कोई है नहीं इस पर, तो इसको छोड़िए। यहाँ प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज को आपको माइनस कर देना है। 1 प्लस चार्ज है तो 1 हमने माइनस किया है यहाँ पे। तो अब ये क्या हो जाएगा, 6 + 3 - 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें हाइड्रोनियम आयन में, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 8 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर इसके कितने हो गए, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड। तो अब आप देखिए कि सेंट्रल एटम के साथ दूसरा एटम कितना जुड़ा हुआ है, तो वही उसका नंबर ऑफ बॉन्ड होगा। तो इसके ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम जुड़ा है तो 2 × 3 कर देंगे तो 6 इसका बॉन्ड पेयर हो जाएगा। लोन पेयर कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज 8 है और उसमें से 6 माइनस कर देंगे तो 2 लोन पेयर हो जाएगा। अब इस लोन पेयर में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हो गया और हाइड्रोजन इसमें 3 है तो 1, 2 और 3 हाइड्रोजन हम इस तरह से लगा लेंगे। अब आप देखेंगे कि अब इस ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 8 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले तो हम जो भी एटम है उनके साथ सिंगल बॉन्ड ऐसे बना लेंगे। ठीक, अब सिंगल बॉन्ड बना लिया तो यहाँ पे ये सैचुरेट हो गया, इसका जो भी 2 इलेक्ट्रॉन इसको करना था तो वो 2 इलेक्ट्रॉन सभी हाइड्रोजन के पास हो गया। अब इस ऑक्सीजन के पास सेंट्रल एटम के पास चेक कर लेते हैं इसका ऑक्टेट अभी सैचुरेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अभी और चाहिए इसको। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहने के लिए ये क्या करेगा, अभी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड में चला गया है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचा है तो इस सेंट्रल एटम के पास वो 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे दिखा देंगे। और अब प्लस चार्ज की बात है तो प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज को हम कहाँ दिखाते हैं, सेंट्रल एटम के पास दिखाते हैं। तो प्लस चार्ज यहाँ हम इसके ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे दिखा देंगे। तो ये इसका डॉट स्ट्रक्चर बन गया हाइड्रोनियम आयन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, NO2 का देखते हैं कि कैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसका बनेगा। अब आप देखेंगे कि इसमें सेंट्रल एटम अगर आपको सेलेक्ट करना है तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन हो सकता है। पहला तो क्राइटेरिया था कि जो लिस्ट नंबर में हो, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, नाइट्रोजन यहाँ 1 है, तो नाइट्रोजन ही हो जाएगा यहाँ पे सेंट्रल एटम। और दूसरा क्राइटेरिया है कि लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। तो इस तरह से यहाँ नाइट्रोजन सेंट्रल एटम बनने की क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, इसलिए नाइट्रोजन को हम यहाँ सेंट्रल एटम बना लेंगे और ऑक्सीजन हम ऐसे ही यहाँ इसके अराउंड लगा लेंगे। ठीक है, एक ही तरफ ऑक्सीजन नहीं लगाएंगे, उसके अगल बगल सेंट्रल एटम के अगल बगल आपको लगाना होगा। अब दूसरा ये करना है कि आपको सबसे पहले तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल निकाल लेना है कि कितना इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। अब नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है तो इसलिए आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी को आप सब सॉल्व कर लीजिए, ये 12 हो गया। अब यहाँ से आपको मिल गया 17, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 17 हो गया। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बन सकता है, ऑक्सीजन से 2 बन सकता है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 17 - 4 करेंगे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 13 हो गया। तो यहाँ पे
तो इस तरह इसमें यहाँ माइनस चार्ज रहेगा। अब माइनस चार्ज को अगर यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना होता है, तो इसमें माइनस चार्ज को प्लस कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 18 हो गया। अब 18 माइनस करेंगे, इसमें 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14 इलेक्ट्रॉन टोटल आ जाएगा। अब ये 14 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो सबसे पहले तो इस तरह सेंट्रल एटम को लिखेंगे और बाकी उसके अराउंड में हम दूसरे एटम को लगा लेंगे और फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड आपको बना लेना है अपनी तरफ से। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड में आपको पता होना चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, जिसमें से 2 इधर और 2 इधर, 4 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब 10 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अब इस 10 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन, हाँ पहले क्या करना है, कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये सेंट्रल एटम है, ठीक है, ये सेंट्रल एटम कहलाएगा और बाकी ये सब क्या है, कॉर्नर एटम। ठीक, उसी तरह ये भी कॉर्नर एटम है। तो सेंट्रल एटम के अलावा जो भी एटम दिखते हैं वो सभी कॉर्नर एटम कहलाते हैं और आपको सबसे पहले कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ठीक, पहले क्या करेंगे, डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय सेंट्रल एटम को लिख लेंगे, उसके अराउंड हम दूसरे एटम को लगा लेंगे, फिर उसके बाद सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद उनका कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे बचे हुए इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, बाकी अभी 10 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो इसको अभी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऐड करने के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, तो 6 2 8 इसका हो गया। अब 6 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, बच कितना रहा है हमारे पास, तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन करने होंगे, इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन करने होंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेगा और यहाँ बॉन्ड बना लेगा। ठीक, अब बॉन्ड बनाने से क्या, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और उसके बाद यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है और प्लस माइनस चार्ज है। वो माइनस चार्ज किस पे रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा कॉर्नर एटम के पास होता है, ये चीज़ हमने बताया था। तो कॉर्नर एटम यहाँ पे तो माइनस चार्ज दिखाने की ज़रूरत है नहीं, तो माइनस चार्ज जो है वो ठीक है, यहाँ पे माइनस चार्ज, तो 2 2 4 6 तो चलिए पहले फॉर्मल चार्ज आपको बता दें, फिर उसके बाद आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो उसको जानने के बाद हम लोग और लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के प्रैक्टिस करेंगे। फॉर्मल चार्ज, अब ये फॉर्मल चार्ज होता क्या है, तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम एंड द number of electron assigned to that atom in Lewis structure। ठीक है, लेविस स्ट्रक्चर में जो असाइन किया गया है उसको इलेक्ट्रॉन को, उन सभी का जब हम सम करते हैं तो फार्मूला क्या होता है, ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। ठीक है, ये फार्मूला है जिससे हम लोग निकालते हैं फॉर्मल चार्ज।
अब ये फॉर्मल चार्ज जो कॉर्नर एटम पे प्रेजेंट हो सकता है या सेंट्रल एटम पे हो सकता है, अब ये कैसे निकाला जाता है उसकी भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और उसके लिए हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना होगा। चलिए हम लोग कार्बोनेट आयन का देखते हैं कि कैसे इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा और इसका फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें टोटल चार्ज निकाल लेंगे, कितना चार्ज होगा। तो सेंट्रल एटम कार्बन होगा। अब इसके वैलेंस सेल में सेंट्रल एटम यहाँ ज़रूरत नहीं है, इसमें सभी एटम के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को हम लिख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं और वहीं से हमें पता चल जाता है टोटल चार्ज के बारे में। तो कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका हो गया आपका 4, और ऑक्सीजन 3 है तो 3 इंटू ऑक्सीजन का 6 होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, और माइनस चार्ज को हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ से 4 प्लस 18 प्लस 2, तो ये आ गया आपका 24। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें? 24 हो गए, जिसमें से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बन सकते हैं इसमें? 3 बॉन्ड बन सकते हैं, तो 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन है तो 3 बॉन्ड बना सकता है, ये तो 6 हो गया। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 24 माइनस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18, यानी 18 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें बॉन्ड भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे कार्बन सेंट्रल एटम बना लिया और ये 3 ऑक्सीजन इसके साथ ऐसे लगा लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सभी के साथ सिंगल बॉन्ड ऐसे बना लेना है। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन, अब जो भी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन चले गए इसमें? 2 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन, 18 में से 6 चला है, यानी ये टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना था? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तो हो गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास? 18 है। अब इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन जो बच रहे हैं हमारे पास, इन 18 इलेक्ट्रॉन को हमें अब कॉर्नर एटम की वैलेंसी ऑक्टेट को कंप्लीट करने में यूज़ करना है। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको अभी 6 इलेक्ट्रॉन अगर दे देते हैं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो 18 में से 6 वहाँ चला गया, उसी तरह 6 यहाँ चला जाएगा और 6 यहाँ भी दे सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह कॉर्नर एटम जो हैं उन सभी का ऑक्टेट सैचुरेट हो गया, यानी 8 इलेक्ट्रॉन सभी के पास हो गया और टोटल इलेक्ट्रॉन भी हमारा चला गया। ठीक, अब उसके बाद हमें देखना है कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है। तो सेंट्रल एटम के पास 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको भी ऐड करना है। तो कोई भी एक ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको हटा के यहाँ बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ से हमने बना दिया बॉन्ड। अब इसके पास, इसका तो 2 4 और 4 इसमें है, 8 हो गया, और बाकी इस कार्बन का भी 8 हो जाएगा। इस तरह आपको पता चल गया। अब बचा माइनस चार्ज है इसके पास, तो माइनस चार्ज जब हम सभी के लिए निकाल लेंगे, इसके नंबर 1 दे दे रहे हैं, इसको 2 3 और इसको 4। तो सभी एटम का हमें अलग अलग से चार्ज निकालना होगा। तो अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, फर्स्ट के लिए निकालें फॉर्मल चार्ज, तो अब फर्स्ट वाला ये वैलेंस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमने फर्स्ट नंबर दिया है, तो इसके लिए फॉर्मल चार्ज निकालें कि इसके चार्ज क्या होगा। तो फॉर्मल चार्ज वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस क्या करेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो इधर ऐसे लिखे हैं क्रॉस करके, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिंगल बॉन्ड बना है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2/2 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये -1 आएगा, तो इसके ऊपर -1 चार्ज रहेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। सेकेंड वाले ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, तो सेकेंड वाले ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो यहाँ पे भी 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी 2 है, तो 2/2 करेंगे, यहाँ भी -1 आ जाएगा, तो इसके ऊपर भी -1 चार्ज होगा। इस ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 6 है, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 है, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे 2 2 4 है, 4/2 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 - 4 - 2, तो ये कट के क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी 6, ये हो जाएगा 6 - 6 0।
ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज 0 हो गया, कोई चार्ज नहीं होगा इस वाले पे। उसी तरह फोर्थ वाला यानी सेंट्रल एटम का चार्ज निकाल लेंगे। सेंट्रल एटम फॉर्मल चार्ज कार्बन है, कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पर एक भी नहीं है, तो 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसके अगल बगल कितने बॉन्ड बने हैं, तो 2 to 4 और 4 यहाँ पे, तो टोटल 8 है, 8/2 करेंगे तो यहाँ से 4 - 4 यानी 0 हो जाएगा, यानी इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो इस तरह ये भी बात सही हो गई कि जो माइनस चार्ज है वो कॉर्नर एटम पे रखा जाता है। तो इस तरह कार्बोनेट आयन के में जो माइनस चार्ज है वो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पे पाया जाएगा, बाकी इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो इस तरह ओवरऑल इसका नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसका ऐसा होगा और उसके फॉर्मल चार्ज भी हमने ये सब निकाल के आपको दिखाया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल का बना लेते हैं कि कैसे इसका फॉर्मल चार्ज निकलेगा। अब आप देख रहे हैं कि इसमें ओजोन में टोटल चार्ज कितना होगा। अब ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल चार्ज इसमें 18 होगा, जिसमें से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अब बॉन्ड पेयर में अब एक तो सेंट्रल एटम बन जाएगा, बाकी उसके साथ 2 ऑक्सीजन और होंगे जो बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह यहाँ पे 2 × 2 कर लीजिए, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं। तो यहाँ पे 4 हो गया, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 में से 4 माइनस करेंगे, 14 इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, अब ऑक्सीजन में यहाँ ऐसे ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड बना लेंगे यहाँ इसके बीच में। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन चला गया आपको सिंगल बॉन्ड बनाने में, 14 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही हमें फिर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, पहले कॉर्नर एटम पे, फिर उसके बाद बच जाए तो सेंट्रल एटम पे उसको लिख के छोड़ देते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं आपकी 14 इलेक्ट्रॉन बच रहा है हमारे पास अभी, तो इसको अभी 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसी तरह इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका ऑक्टेट सैचुरेट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इधर और 2 यहाँ पे। उसी तरह इसका तो 14 में से 12 यहाँ पे लग गया इलेक्ट्रॉन, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ लगा के छोड़ देंगे जो सेंट्रल एटम के पास रहेगा। अब आप देखिए कि यहाँ ऑक्टेट इन दोनों का कंप्लीट है, लेकिन इसका 2 to 4 और 2 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी इसका अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तब फिर क्या होगा, यहाँ से इधर या इधर से किसी तरफ से ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 हटाइए और यहाँ बॉन्ड बना दीजिए, तो इसका तो कंप्लीट हो ही रहा है, साथ में अब इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसकी बात। अब इनका फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं, ये इसको नंबर 1, इसको 2 और इसको 3 नंबर दे देते हैं। फर्स्ट नंबर वाले ऑक्सीजन का अगर फॉर्मल चार्ज देखा जाए तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, इसके बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो क्रॉस से दिखाए गए हैं ये सब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाने में यूज़ हुआ होता है, तो बॉन्ड एक ही बना है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 बाई क्या करेंगे 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 - 6 -1, तो यहाँ से -1 चार्ज आ जाएगा, यानी इस ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होगा। सेकेंड ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे, सेकेंड ऑक्सीजन ये है हमारा, तो सेकेंड ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज 6 माइनस लोन पेयर यहाँ पे 2 ही है, माइनस बॉन्ड पेयर यहाँ पे 4 और 2 6 बॉन्ड पेयर है, तो ये 6 - 2 - 3, तो ये आ गया यहाँ पे +1 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 5 गया +1, यानी यहाँ पे +1 चार्ज होगा। और थर्ड वाले ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे तो 6 माइनस लोन पेयर यहाँ पे 4 है, 4 माइनस बॉन्ड पेयर भी यहाँ 4 है, 4/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 - 4 - 2, यानी 6 - 6 करेंगे 0 आ जाएगा, यानी यहाँ इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो इस तरह 1 प्लस और 1 माइनस चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और इसी वजह से ओवरऑल कोई चार्ज इस ओजोन के ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह ये इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन गया ओजोन मॉलिक्यूल का, और उसका फॉर्मल चार्ज भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें एक माइनस चार्ज है और एक प्लस चार्ज है, जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये स्ट्रक्चर उसका O3 के रूप में दिखता रहेगा। तो जो एग्जाम्पल अभी हमने NO2 का लिखा है उस पर माइनस चार्ज नहीं है,
उसको हम लोग NO2 इसी तरह बनाएंगे। तो चलिए इसी का देख लेते, बता दें आपको कैसे इसका बनेगा डॉट स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन 2 × 6, तो ये हो गया आपका 5। और अच्छा यहाँ पे निगेटिव चार्ज बताया था ना, तो निगेटिव चार्ज अगर दिखाएंगे तो ये हो जाएगा इसका +1 कर देंगे यहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 18 आ जाएगा। अब 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहाँ पे इसका बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड बन सकते हैं आप, 2 बॉन्ड बन सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 - 4 कर लेंगे तो 14 इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो गया और इस तरह ऑक्सीजन हम यहाँ पे उसके अराउंड में लगा लेंगे, सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। अब आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन में से आप इस कॉर्नर एटम के ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, उसी तरह 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे और इस तरह इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है उसको हम नाइट्रोजन के पास लगा के छोड़ देंगे। अब उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, नाइट्रोजन का भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो नाइट्रोजन में 2 और 2 4 और 2 6, तो यहाँ से कोई भी 2 इधर या इधर किसी तरफ से ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हटा के यहाँ बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरह सभी का ऑक्टेट सैचुरेट हो गया है। अब रहा चार्ज की बात, ये माइनस चार्ज किस पे रहेगा, तो उसके लिए फॉर्मल चार्ज निकाल लीजिए। इसको नंबर 1, 2 और नंबर 3 कह दीजिए। अब इस 1 वाले का अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालें तो फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर 6 है और बॉन्ड पेयर यहाँ 2/2 है। तो ये आ जाएगा -1 यहाँ पे, यानी यहाँ -1 चार्ज रहेगा। अब सेकेंड वाले के लिए निकालेंगे नाइट्रोजन का, तो इसका फॉर्मल चार्ज आ जाएगा 5 - इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इसके पास 2 है और बॉन्ड पेयर कितना है 4 और 2 6/2। तो इसको सॉल्व करेंगे 5 - 2 - 3, तो ये आ जाएगा यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 5 - 3 करेंगे, 5 - 5 होगा तो ये 0 आ जाएगा, यानी यहाँ कोई चार्ज नहीं होगा। उसी तरह थर्ड वाले के ऊपर चार्ज अगर निकालेंगे तो इसका फॉर्मल चार्ज आ जाएगा इस ऑक्सीजन के लिए 6 - इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 है, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 है और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी 4 है, 4/2। तो ये आ जाएगा 6 - 4 - 2, तो यहाँ 6 - 6 करेंगे तो ये कैंसिल होके 0 आ जाएगा, यानी इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं। तो फॉर्मल चार्ज माइनस चार्ज कहाँ पे रहेगा, इस वाले ऑक्सीजन एटम पे रहेगा। तो इस तरह ये जो नाइट्राइड आयन है, इस नाइट्राइड आयन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा और उसके चार्ज इस तरह से हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो इस तरह हमने आपको आज फॉर्मल चार्ज लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पहले तो ऑक्टेट रूल के बारे में बताया, फिर ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन क्या होता है ये डिस्कस हुआ, फिर उसके बाद हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करते हैं उसके बारे में बताया, कुछ एग्जांपल भी हुआ और फॉर्मल चार्ज निकालना बताया। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को और आगे डिटेल में पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।